अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए, और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए, आज के सबक का नाम आप देख रहे हैं तदरीसी ज़बान के उसूल और तरीक़े। ये टीटी और सीटेट दोनों में कारआमद है और इसकी पेडागॉगी महा टीटी में भी आप देख सकते हैं कि ज़बान की तदरीस जब एक मौलिम करता है तो कौन से उसूल और तरीक़े उसके जहन में होने चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मेथड्स कौन से हैं ज़बान की तदरीस से। हिंदी में कहते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं, उसकी विधियाँ कौन सी हैं। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में भी यही चैप्टर आपको मिलेगा जिसका नाम होगा प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, यही नाम से आपको असबाक मिलेंगे। ख़ास तौर पे थोड़ा सा इसकी तमहीदी हम इस तरह कर सकते हैं कि ख़ास तौर पर हर उस्ताद के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, ज़हानत होती है, और वो अपने अपने लेवल के मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक टीचिंग एड का इस्तेमाल करता है और कुछ टेक्निक्स और उसूल का इस्तेमाल करता है ताकि उसके वक्त ज़ाया ना हो, उसकी मेहनत ज़ाया ना हो और बच्चों से उसको रिज़ल्ट मिले। ठीक है, ऐसे ही जब हम उर्दू ज़बान की तदरीस की बात करते हैं तो कुछ बुनियादी उसूल मौलिम के लिए ज़रूरी हैं, वो जो हस्ब ज़ैल हैं। उसमें सबसे पहले हमें ये जहन में रहना चाहिए कि उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासद क्या हैं। ठीक है, ये इबारतों की सूरत में उर्दू की पेडागॉगी के अंदर इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि ज़बान के तदरीसी मकासद कौन कौन से हैं, या फिर ज़ैल में से कौन से हैं, या फिर इबारत में पूछा जाएगा कि ये बयान सही है या नहीं। ये है ज़बान की तदरीस के मकासद देखना है आपको। तो सबसे पहले नुकात की शक्ल में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है आपके सामने तलबा में सोचने समझने की सलाहियत। अभी कल के ही शायद क्वेश्चन सेट में आया था ना सवाल, हाँ सर जी, कम्युनिकेशन ऑप्शन में था उसके। ठीक है, कि ज़बान बच्चों के अंदर, तलबा के अंदर समाज से राब्ते की सलाहियत पैदा करना, तलबा के अंदर कम्युनिकेशन की स्किल पैदा करना, तलबा के अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा करना। ये ज़बान के गलतियों के लिए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर बच्चे गलतियां करता है तो हमें इस बात की समझ होना चाहिए कि गलतियां हमेशा आमोजिश का हिस्सा हैं, ये लर्निंग का हिस्सा है। बी पॉजिटिव फॉर देयर मिस्टेक्स। ठीक है, दूसरी जो नुकात है, बच्चों की गलतियां तदरीस को मौसर बनाने का ज़रिया है, कि जो कुछ भी बच्चे गलतियां कर रहे हैं वो बच्चे की निगेटिविटी नहीं है, वो बच्चों की कमज़ोरियां नहीं हैं, बल्कि उससे आपकी तदरीस को फ़ायदा होगा। बच्चों की गलतियों से आप मॉडिफाई होंगे, आपके अंदर मॉडिफिकेशंस आएंगे, आपके अंदर इस्लाह होंगे। कैसे होंगे कि आप बच्चे जब गलतियां करेंगे समझने में दुश्वारी महसूस करेंगे, और उन दुश्वारियों का, उन गलतियों का आपको जब पता चलेगा तो आप क्या करेंगे, अपना तरीक़ा चेंज करेंगे। ठीक है, आप अपने मवाद के ऊपर गौर करेंगे, आप अपने टेक्निक्स के ऊपर गौर करेंगे। ठीक है, आप अपने टीचिंग एड्स पर गौर फ़िक्र करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी तदरीस को मौसर बनाने के मौक़े दस्तयाब होंगे। समझ रहे हैं आप, ये ज़बान की तदरीस की पीछे की पेडागॉगी है। नेक्स्ट है तलबा इल्म की तामीर करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, कि धीरे धीरे से तलबा जो है इल्म की तामीर करते रहेंगे। जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं उसको चाहिए कि आप तरतीबवार बताएं। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा सभी तलबा से एक ही किस्म की तवक्का करें। आपको बहुत बुनियादी लेवल से उठाकर तलबा को इल्म की तामीर करने में मदद करनी होगी। नेक्स्ट है तलबा हम जोलियों से सीखते हैं। इस बात को बिल्कुल NCF भी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी और तमाम किस्म की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो इस चीज़ की हिमायत करते हैं, और इसको आम तौर पर बड़ी अहमियत दी जा रही है। इसकी इंग्लिश में कहते हैं पीयर लर्निंग। जी, ये बड़ी, और कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसकी वकालत करते हैं, असिस्टिव लर्निंग की, पीयर लर्निंग की, कोऑपरेटिव लर्निंग की, बताए।
वाइगोत्स्की। जी, परसों के दिन डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की हैं जो पेयर लर्निंग को या फिर हमजोलियों के ज़रिए सीखने को वकालत करते हैं ख़ास तौर पे। और हमें भी इस बात को मलूज़ रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चे आप क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं तो बजाय उनको डांटने की बजाय हमें उन्हें आपस में सीखने के मौके देना चाहिए। उसके बाद है तलबा खेल खेल में सीखना पसंद करते हैं। ये खेल खेल में सीखने को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है आजकल। सैटरडे को आनंददायी सप्ताह मनाने के लिए गवर्नमेंट का GR निकला हुआ है। ठीक है, बैग फ्री स्कूल मनाया जा रहा है। तो ये उसी तरफ की डायरेक्शन से कि बच्चों को आप खेल खेल में बच्चों को आप एक्टिविटी के ज़रिए तदरीस करना है। ठीक, ये उसकी पेडागॉजी है। उसके बाद है मादरी ज़ुबान दीगर ज़बान के सीखने में माउन होती है। इस बात को भी आप मलूज़ रखें कि जो आप जितनी अच्छी उसकी मादरी ज़बान होगी, अगर मादरी ज़बान जितनी जल्दी डेवलप होगी, मादरी ज़ुबान में अगर बच्चा कमज़ोर है तो इस बात को मलूज़ रखें कि तमाम मज़मून में वो कमज़ोर होगा। इसलिए जो कुछ भी मादरी ज़ुबान बच्चे की है, हमें चाहिए कि सबसे पहले मादरी ज़ुबान के अंदर ही उसको डेवलप करें। मादरी ज़ुबान की वजह से दीगर मज़ामीन में उसको सीखने में सहूलत होगी। ठीक है, ये थी ज़बान की तदरीस की पेडागॉगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आवाज़ क्लियर है सभी को? जी सर। उसके बाद आप असल टॉपिक पर आ रहे हैं, ज़बान की तदरीस के उसूल और तरीक़े। ज़बान की तदरीस और उसूल और तरीक़े को, इस टॉपिक को भी आप समझिए। टॉपिक का ये मतलब है कि जो मुअल्लिम ज़बान का है या जिस टीचर ने ज़बान को अपना सब्जेक्ट चुना है, उर्दू ज़बान, इंग्लिश ज़बान, मराठी ज़बान, तो वो कौन से तरीक़े को इख्तियार करेगा। हर मज़मून के टीचिंग के मेथड्स अलग अलग हैं। साइंस मज़मून के उसूल और तरीक़े अलग हैं। तारीख़ और जोग्राफ़िया मज़मून के टीचिंग के तरीक़े अलग हैं। ठीक है, तो फिर ये ज़बान के उसूल और तरीक़े कौन से हैं जो माहिरीन लिसानियात ने ख़ास तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ज़ोर दिया है। उसमें सबसे पहला है मालूम से नामालूम। ये तमाम तरीक़े आपने D.Ed और B.Ed में देखे भी हैं, सुने भी हैं और डिटेल में आपने इसको देखा है। हम यहाँ पर सिर्फ उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला है मालूम से नामालूम, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं नोन टू अननोन। बच्चों को मालूम से नामालूम से मुराद उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ऐसे तदरीस आपको इस्तेमाल करना है जहाँ पर बच्चे अपनी डे टू डे लाइफ में जिन चीज़ों को जानते हैं उन्हीं की मिसालें लेना है। डे टू डे लाइफ में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के एग्ज़ाम्पल्स आपको यूज़ करना है। उसे हम कहते हैं मालूम से नामालूम की तरफ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है मुश्किल से आसान की तरफ। अगर आप कोई चीज़ पेश करते हैं तो पहले आप हार्ड देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप आसान की तरफ जाएं, या फिर उसे हम आसान से मुश्किल की तरफ भी लेकर जा सकते हैं ताकि बच्चे ज़बान सीखने की तरफ आमादा हों। उसके बाद है मुकम्मल से जुज़ की तरफ। मुकम्मल से जुज़ की तरफ, इसका मतलब ये है कि आप कोई क़वायद पढ़ा रहे हैं, कोई ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई सन्फ़ की अगर आप डिटेल बता रहे हैं तो ये पहले आप मुकम्मल बता दें, उसके बाद उसकी तारीफ़, उसकी मिसालें और इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ, उसे हम मुकम्मल से जुज़ की तरफ कहते हैं। उसके बाद है ख़ास से आम की तरफ, ये भी उसी से मिलता जुलता है। मुतय्यन से गैर मुतय्यन की तरफ और मक़रून से मुजर्रद की तरफ। ठीक है, ये तमाम जो तरीक़े हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये इस तरह के तरीक़े, उसूल और तरीक़े किताब के अंदर ज़बान के बुनियादी उसूलों में शामिल किए गए हैं। अब देखिए, ये जो तरीक़े थे वो तलबा के लिए थे कि एक ज़बान के मुअल्लिम को कौन से तरीक़े किसको बोलेंगे? जी बोलिए। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है, मुतय्यन से गैर मुतय्यन और मखरूज से मुजर्रिद, मीन्स देखिए, मुतय्यन से गैर मुतय्यन को इंग्लिश में कहते हैं लिमिटेड से अनलिमिटेड की तरफ। ठीक है, लिमिटेड से अनलिमिटेड। और लास्ट वन ये एब्स्ट्रैक्ट टू। जी बोलिए, और कोई इंग्लिश में क्या कहते हैं मकरून? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जी, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सर जी
एक इस्तिखराज और इस्तिखराजी तरीक़े पे रहता है ना? हाँ, इस्तक़राई और इस्तख़राज ये सब मिलते जुलते हैं। ख़ास तौर पे ये आसान से मुश्किल की इस्तक़राई और इस्तख़राजी, वो भी ऊपर से नीचे यानी मालूम से नामालूम की तरफ एक दूसरे के बिल्कुल अपोज़िट हैं। क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन आया था, इसलिए याद आया हमको। जी, इस्तक़राई भी और इस्तख़राजी भी। ठीक है। इस्तक़राई में क्या करते हैं हम बता दीजिए फास्ट। और तो नहीं मालूम। मिसालों से शुरू की मिसाल की तरफ से। अच्छा मिसाल। जी, यही है जो हम आसान से मुश्किल की तरफ लेते हैं और दूसरा मुश्किल से आसान की तरफ लेते हैं। इस्तक़राई में और इस्तख़राजी में दोनों भी हम क्या करते हैं, कभी शुरुआत में जब आप तारीफ़ें बता रहे हैं, तारीफ़ के बाद आप उसके अज्जा बता रहे हैं, उसके बाद मिसालें दे रहे हैं। उसके बिल्कुल अपोज़िट है इस्तक़राई में आप पहले मिसालें देते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल लेते हैं, उसके बाद उसकी तारीफ़ बताते हैं। ठीक, एक बार फिर से बोलिए ना। इसके बाद हम आते हैं ज़बान की तदरीस और मौलिम कि जब कोई भी मौलिम या आप ख़ुद भी अगर उर्दू ज़ुबान को या किसी भी ज़ुबान को अगर आपने अपना सब्जेक्ट चॉइस किया हो तो उसके लिए एक उर्दू के मौलिम को क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहले है तहरीर। ठीक है, तहरीर से मुराद क्या, आपकी राइटिंग। ठीक है, आपकी राइटिंग। आप किसी भी ज़ुबान में तदरीस कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को आपने एज़ ए ज़ुबान के तौर पर लिया है, तो आपको चाहिए कि आपकी खुशख़ती राइटिंग हो, आपकी तहरीर बेहद अच्छी हो ताकि तलबा आपकी तहरीर को देखकर ज़बान के मज़मून के अंदर दिलचस्पी हासिल कर सकें, तलबा ज़बान के रस्मुल ख़त से वाकिफ़ हो सकें, तलबा ज़बान के रस्मुल ख़त के बनाने के तरीक़े से वाकिफ़ हो सकें। इसलिए हर मौलिम को चाहिए कि वो चाहे उर्दू ज़ुबान हो या अंग्रेज़ी हो या मराठी हो, मौलिम की तहरीर जो है वो बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी बेहतर राइटिंग नहीं है तो फिर आप तदरीस पेशे के दौरान रहते हुए भी अपनी तहरीर को दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है अदायगी, कि अगर आप उर्दू के मौलिम हैं तो आपके तमाम अल्फाज की अदायगी, अल्फाज का इंतखाब बेहतर होना चाहिए। ये उर्दू के ज़बान के मौलिम के लिए ज़रूरी है। तीसरा नुक्ता है आपके सामने ज़बान का तालिब इल्म। जब तक आप अच्छे मौलिम नहीं होते तब कब तक, जब तक कि आप अच्छे तालिब इल्म नहीं हैं। अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं तो आप उसी लैंग्वेज में आपका ज़ौक़ भी ज़रूरी है, उसी लैंग्वेज में आपका तालिब इल्म होना भी ज़रूरी है। इससे मुराद ये कि आपको ज़बान का इल्म रोज़ाना की बुनियाद पर आपका इल्म में इजाफ़ा होते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि तलबा के अंदर आने वाली दरपेश मुश्किलात को आप बर वक्त हल कर सकें। उसके बाद हैं ज़बान को पसंद करता है। मौलिम के ज़बान के मौलिम की ये ख़ुसूसियत होती है, ये पहचान होती है कि वो अपनी ज़बान से मोहब्बत करता है जो वो तलबा को सिखा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उर्दू ज़बान का मौलिम है और वो उर्दू में कमज़ोर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उर्दू ज़बान का मौलिम है और उसकी उर्दू ज़बान, उसकी अदायगी बिल्कुल ख़राब है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उर्दू ज़बान का मौलिम है, उसी के वजह से उसे रोज़गार हासिल है, उसे तनख्वाह मिलती है और वो उर्दू ज़बान को पसंद नहीं करता। ठीक है, ये हमारी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद है मुहर्रिकात के ज़रिए तदरीस। मुहर्रिकात के ज़रिए तदरीस, आपने ये इस चीज़ को D.Ed में देखा है। ठीक है, मुहैय्यज की तब्दीली, ये मुहर्रिकात के ज़रिए तदरीस, जहाँ पर बच्चों की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए आप हरकत व सकनात के ज़रिए, तरन्नुम के ज़रिए, बेहतर टीचिंग एड के ज़रिए ICT का इस्तेमाल करते हुए तलबा के अंदर ज़बान के ताल्लुक़ से दिलचस्पी बढ़ाने का काम आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही चीज़ें हैं। उसके बाद है ज़बान सीखने और कसीर लिसानियात को कबूल करने वाला। ज़बान का मौलिम बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो उर्दू का मौलिम है तो वो दीगर ज़बानों से नफ़रत करता हो, बल्कि वो ज़बान के ज़रिए, शुरुआत में जो नुक्ता आपको बताया गया है कि ज़बान दीगर उलूम के लिए रास्ता होती है। मादरी ज़ुबान दीगर उलूम के लिए, दीगर मज़ामीन के लिए दिलचस्पी का रास्ता खोलती है। इसलिए ज़बान के मौलिम को चाहिए कि दीगर ज़बानों के लिए भी कसीर लिसानियत को कबूल करने वाला हो। कसीर लिसानियत को कबूल करने वाला हो का मतलब क्या है
कि आप जिस मान लीजिए कि आप नवोदय विद्यालय में अगर आप पढ़ाने को जाते हैं, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में आप सीटेट के ज़रिए लगते हैं, तो आपका माइंड कसीर लिसानियात को एक्सेप्ट करने वाला हो, मल्टी लैंग्वेज स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करने वाला हो। वहाँ पर आपको उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी आएंगे, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आएंगे, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे उर्दू में शमूलियाती तालीम कहते हैं, उस क़ानून के तहत, उस ज़ुमरे के तहत आपके स्कूल में कसीर लिसानियत वाले तलबा व तालिबात भी मौजूद हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी ज़बान की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर किसी भी बच्चे को किसी भी माध्यम के स्कूल में एडमिशन रोकने से रोकना जुर्म कहलाएगा, ठीक है। तो ज़बान के मौलिम को चाहिए कि वो कसीर लिसानियत के तलबा को कबूल करने वाला हो। उसके बाद है ज़बान के तदरीसी तरीक़े। अगली हेडिंग सबसे पहले हैं फ़ितरी तरीक़ा। फ़ितरी तरीक़े को नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये फ़ितरी तरीक़े को पेश करने वाले हैं ट्रेसी टेरल। लिख रहे हैं आप? जी 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 सर। इसके बारे में कोई जानता है और मालूमात? क्या है वो? बच्चा आसपास की ज़बानें सीखता है। जी, और शाबाश। पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान ऐसी ही सीखता है। इन्वायरमेंटल फितरी ज़बान में पहली ज़बान रहेगी, जो इन्वायरमेंट में जो भी ज़बान बोली जाएगी वो वही इस्तेमाल करेगा। अंडरस्टैंडिंग? जी। फ़ितरी तरीक़े को नेचुरल, जी, फ़ितरी तरीक़े को नेचुरल अप्रोच भी कहते हैं, नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इस तरीक़े की ईजाद ट्रेसी टेरल नाम के माहिर नफ्सियात ने की, और ये जो तरीक़ा है वो सीखने पर मबनी है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से ताल्लुक़ रखता है कि करके सीखिए। यहाँ पर हम जानते हैं कि आज का जो तालीमी निज़ाम है वो मौलिम मरकूज़ नहीं, किताब मरकूज़ नहीं, बल्कि वो तालिब इल्म मरकूज़ है, ठीक है। और शुरुआत में भी हमने देखा है कि तालिब इल्म जितनी गलतियाँ करता है तो उसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि जितनी गलतियाँ करता है इसका मतलब वो सीख रहा है, ठीक है। जितने ज़ख्म होंगे उतने भरे जाएंगे और उतनी चीज़ें उसके अंदर, नए चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं। गलतियाँ जो है वो सीखने का अमल है। ये इसी चीज़ की गवाही देता है कि बच्चों में ज़बान सीखने की भरपूर सलाहियत होती है। ख़ास तौर पर सिर्फ हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमें उन्हें भरपूर इक्तिसाबी माहौल फ़राहम करें, उसकी दिलचस्पी को बढ़ाने और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम माहौल को फ़राहम करें, ठीक है। इसमें कुछ कहना है आपको? नो। आम तौर पर इस फ़ितरी तरीक़े से कौन सी ज़बान सीखी जाएगी? मादरी ज़बान उर्दू। मादरी ज़बान उर्दू हो ज़रूरी नहीं है, कल भी बताया हमने। इंग्लिश में जो भी माहौली ज़बान को माहौल में रहता है, जहाँ जैसा ज़बान बोल जाती है। जी, जो भी ज़ुबान वो फ़ितरी तौर पर सीख रहा है वो उसकी मादरी ज़ुबान हो सकती है, ठीक है। अब हमने इससे पहले भी आपको मिसाल दी है कि अगर मुस्लिम बच्चा है तो उसकी मादरी ज़ुबान उर्दू ही हो ज़रूरी नहीं है। अगर वो गुजरात में रहता है तो वो गुजराती ज़ुबान को सीखेगा, फ़ितरी तौर पर सीखेगा, तो वो उसकी गुजराती ज़ुबान मादरी ज़ुबान हो जाएगी, ठीक है। बेहतर है कि हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें पहली ज़ुबान, फर्स्ट लैंग्वेज पहली, ठीक है। आम तौर पर पहली ज़ुबान ही उसकी मादरी ज़ुबान हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि पहली ज़ुबान मादरी ज़ुबान हो या मादरी ज़ुबान पहली ज़ुबान हो, दोनों में आपको फ़ोकस करना है। तो ये देखेंगे आप कि वो फ़ितरी तरीक़े से सीख रहा है या नहीं, इक्तिसाब है या आमोज़िश है। अगर वो इक्तिसाब का है तो वो मादरी ज़ुबान शामिल हो सकती है। और मादरी ज़ुबान को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी माँ से सीखा हुआ हो, ठीक है। आमतौर पर घर में बोली जाने वाली ज़ुबान या फिर अपने माँ बाप के ज़रिए सीखी जाने वाली ज़ुबान को हम मादरी ज़ुबान कहते हैं। उसके बाद है ज़बान को
तदरीस के तरीक़े में दूसरा जो तरीक़ा है वो क़वाइद और तर्जुमे का तरीक़ा है। कि पहले तरीक़ा जो हमने डिस्कस किए हैं अभी उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। ठीक है, एक ज़बान अभी हमने देखे जो डायरेक्ट फित तरीक़े से सीखता है वो मादरी ज़ुबान हो सकती है, और दूसरा ऐसा तरीक़ा है जो हम क़वाइद और तर्जुमे के तरीक़े से सिखाते हैं। क़वाइद और तर्जुमे के तरीक़े को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, और ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का तर्जुमे का मतलब क्या है? तर्जुमा कौन सी ज़ुबान में करेंगे हम? किसी भी जो ज़ुबान हम सीख रहे हैं उसका तर्जुमा कौन सी जी आपकी मादरी लैंग्वेज में करेंगे। पहली ज़बान या मादरी ज़बान? जी पहली ज़बान। जी आप समझ रहे हैं, जी बिल्कुल आप समझ रहे हैं। पहली ज़ुबान या मादरी ज़ुबान में आप उसका ट्रांसलेशन करके तलबा को एक नई ज़ुबान सिखाएंगे, वो दूसरी ज़ुबान कहलाएगी। ठीक है, इसलिए दूसरी ज़ुबान को सीखने के लिए पहली ज़ुबान यानी मादरी ज़ुबान का सीखना बहुत ज़रूरी है। एक ज़बान से दूसरी ज़ुबान सीखने के लिए हम क़वाइद का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मौल्लिम का किरदार अहम होता है। क्यों अहम होता है? क्योंकि मौल्लिम को दोनों ज़बानों में यानी मादरी ज़ुबान और जो ज़बान वो सिखा रहा है दोनों में भी मौल्लिम का माहिर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसलिए यहाँ पर मौल्लिम का किरदार बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद है हदफ ज़ुबान, इसके क़वाइद उसूल याद करने के लिए। ठीक है, आम तौर पर उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो क़वाइद को ट्रांसलेशन मेथड तरीक़े से ही अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे कि इंग्लिश के टीचर उर्दू मीडियम के टीचर्स को कैसे सिखाते हैं। क्या है ये? फॉर्मूला है, ऑफ सेंटेंस सेंटेंस फॉर्मूला है। ये कहाँ से सीखे हम लोग? आपके उसके सेकंड लाइन इंग्लिश का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी, ये चीज़ें हमने इंग्लिश के टीचर से सीखे हैं और इन्होंने उसूल और क़वाइद को इसी फार्मूले के तहत, इसी उसूलों के तहत सिखाया है। और इंग्लिश जो ज़बान है या दूसरी ज़ुबान है हम उसे हदफ ज़ुबान कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज या हदफ ज़ुबान। ठीक है, और इसको सीखने के लिए हम मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, ये लाजमी है। मादरी ज़ुबान के बग़ैर आप दूसरी ज़ुबान नहीं सीख सकते आसानी से। अगर आप मादरी ज़ुबान के बग़ैर सिखाते हैं तो फिर वो कौन सा तरीक़ा समझा जाएगा? जी सर, क्या बोले आपने? क्या बोले आप? अगर हम दूसरी ज़ुबान को मादरी ज़ुबान के बग़ैर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा तरीक़ा समझा जाएगा? नहीं होगा। मादरी ज़बान की तरह तो नहीं सीख पाएंगे ना सर। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में क्या आपको ट्रांसलेशन करके बच्चों को पढ़ाते हैं? आपके बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाले? कौन से मीडियम सर? इंग्लिश मीडियम के बच्चों को। जी जी बोलिए। डायरेक्ट मेथड जी, डायरेक्ट मेथड उसे इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं, उर्दू में रास्त तरीक़ा कहते हैं। ठीक है, इस तरीक़े को आप याद रखिए। सर हदफ के मीनिंग क्या है? टारगेट लैंग्वेज। अच्छा, ठीक है। यस यस। और इस ज़ुबान ये जो तरीक़ा है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यहाँ पर तालिब इल्म क्या करता है, मौलिम जो कुछ भी हिदायतें दे रहा है, जिस तरह आपने फार्मूला अभी तक याद रखे उसी तरह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तालिब इल्म मौलिम की दी गई हिदायत पर अमल करता है, उसके उसूलों को याद करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है और उसके बाद फिर मौलिम उसका फ़ीडबैक लेकर चेक करता है कि उसने कहाँ तक इक्तिसाब का या फिर आमोजिश का अमल अंजाम दिया। ठीक। यस। उसके बाद अगला तरीक़ा है ज़बान की तदरीस का। अगला तरीक़ा है समई लिसानी तरीक़ा। समई लिसानी तरीक़ा क्या हो सकता है बताइए ज़रा। सुनना। जी, इसको कहानी सुनना और उसको रिपीट करना। जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो लिंग्वल।
ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब यहाँ पर भी आप ये तरीक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं ज़बान की तदरीस में, ठीक है। अब ये साइंस में, मैथ्स में इस्तेमाल नहीं होता, कुछ तरीक़े मख़सूस हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो ज़बान के तदरीस के कौन से मख़सूस तरीक़े हैं, आपने इनलिस्ट करके उसको याद रखना चाहिए। उसमें आपने तज़ब्ज़ब का शिकार या फिर आपने उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए माइंड में कि ये तरीक़ा कौन से सब्जेक्ट के लिए है। ज़बान के तरीक़े वाज़े हैं, बहुत सारी किताबों में आपको लिस्ट भी मिल जाएंगी जो किताबें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें अगला जो तरीक़ा हम देख रहे हैं वो समय लिसानी तरीक़ा है, जिसे उर्दू में कहते हैं ऑडियो लिंगुअल। ऑडियो लिंगुअल से मुराद क्या, समय लिसानी तरीक़े से मुराद क्या, जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के मौक़े फ़राहम किए जाते हैं, ठीक है। सुनने के मौक़े फ़राहम करने से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चों से कहेंगे कि चलो बेटा अब हम तुम्हारे कानों की मशक़ लेंगे, ठीक है। हम आपको बच्चे कहेंगे कि भाई सिर्फ सुनाने के लिए आए हैं, बल्कि आपको इस तरह की सरगर्मी अरेंज करनी है जिससे आप खुद ब खुद बच्चों के समय लिसानी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के मौक़े आप खुद दे सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों से देंगे आप, यहाँ पर पॉइंट के ज़रिए बताया गया है। मुकालमा है बातचीत के ज़रिए, ठीक है। आप तुलबा से गुफ्तगू कर सकते हैं किसी उन्वान पर, आप सिम्पोजियम रख सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। या किसी समाजी बुराई पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, या किसी किरदार पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, ड्रामा ले सकते हैं। इसी के साथ साथ इन चीज़ों से क्या होगा, मकालमे से बातचीत के ज़रिए तालिब इल्म जो लिखकर ज़बान को नहीं समझ रहे, मेरे मुराद ये कि आप राइटिंग वर्क से ज़बान को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो राइटिंग से या तहरीरी कामों से, राइटिंग की सरगर्मियों से ज़बान को नहीं सीख पा रहे हैं। तो सिर्फ ज़बान से या तहरीरी कामों से ज़बान को सिखाना आसान नहीं है, बल्कि तालिब इल्म को सुनना, जितने अच्छे से वो ज़बान को सीखेगा, सुनेगा, उतने अच्छे से वो सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तालिब इल्म क्या करता है, ज़बान को सुनकर सीखता है, ठीक है। और यहाँ पर मौलिम बुलंद ख़वानी के ज़रिए समात के मौक़े फ़राहम करता है। बुलंद ख़वानी से मुराद क्या समझते हैं, मुझे बताइए ज़रा। बुलंद ख़वानी मौलिम करके सुनाना, वो सबक लेसन जो भी उन्हें पढ़ा रहा, या फिर आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, आवाज़ के रवानी होना अगर चाहिए। तो इस तरह से एक्सप्रेशन भी आना और जोर से आवाज़ में वो उतार चढ़ाव आना पढ़ाते टाइम पर, जी सेंटेंस के हिसाब से। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त जा रहे हैं। अक्सर हमारे पास बुलंद ख़वानी से मुराद ये लिया जाता है कि ज़ोर से पढ़ना, अपनी आवाज़ को लाउडली पढ़ना। जिस तरह के मिसाल के तौर पे अगर आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम का सबक है तो आप डायरेक्टली बुलंद ख़वानी खुद कर रहा है मौलिम, अगर उसने तरीक़े तदरीस नहीं सीखा है तो वो जाएगा डायरेक्ट बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू करेगा, तुलबा से कहेगा कि सुनिए मैं पढ़ रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का में पैदा हुए थे, उनका असल नाम ये था, वो मुसन्निफ़ थे, वो सहाफ़ी थे। अगर इस तरह का अगर वो पढ़ता है तो ये बुलंद ख़वानी में शुमार नहीं होता, ठीक है। ज़रूरी है कि आप उसके बिल्कुल, यहाँ तक कि हमारे एक उस्ताद थे जो उर्दू के बहुत माहिर थे, वो हमें नून गुन्ना की तक आवाज़ें निकालने लगाते थे, वो हमें हे की आवाज़ निकालने लगाते थे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ़ आवाज़ों के साथ, मखारिज के साथ साथ आप तलबा के समात को ऐसे अल्फाज, ऐसे उतार चढ़ाव, ऐसे लबो लहजा भी दें जिससे तलबा फ़ितरी तौर पर ज़बान से मानूस हो सकें। उसे कहेंगे हम मौलिम के बुलंद ख़वानी। अगर आपको एक कहानी सुना रहे हैं तो बिल्कुल आप इस रवानी के साथ बिल्कुल कहानी नहीं सुना सकते थे कि एक लकड़हारा होता है, वो नदी के किनारे से गुज़र रहा होता है, उसकी 2 कुल्हाड़ियाँ नदी में गिर जाती है, इस तरह नहीं सिखा सकते आप। बिल्कुल मुहैय्यज की तब्दीली के साथ, बिल्कुल अपने लबो लहजे का इस्तेमाल करते हुए, ताकि बच्चों को कहानी के ज़रिए ज़बान सीखने का मौका मिले, ठीक है। यस। उसके बाद देखिए ज़बान की लेबोरेटरी। अब ये क्या चीज़ है, कोई बताएं। अल्फाज का ज़ख़ीरा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एक वर्ड को अलग अलग तरीके से बताएं। जी, अब देखिए महावचन अभियान के तहत भी, और जो लोग ज़िला परिषद में काम करते हैं वो जानते हैं
कि ज़बान की लेबॉर्ट्री के लिए ज़िला परिषद में हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से बहुत सारे टीचिंग एड दिए जा रहे हैं ताकि तलबा को अपनी मादरी ज़ुबान सीखने का जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मिले। तो वहाँ पर ज़बान की लेबॉर्ट्री जी फ्लैश कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे फ्लैश कार्ड आ चुके हैं जो फाइबर के हैं, हार्ड बॉन्ड के हैं, ठीक है। वो सब का कलेक्शन आपने करना, अल्फाज का कलेक्शन आपने करना, तस्वीर के ज़रिए नाम पहचानने लगाना, नाम के ज़रिए तस्वीर बोलने लगाना, इस तरह का कलेक्शन आपके पास हो, जिसे ज़बान की लेबॉर्ट्री कहते हैं, ठीक है। लेबॉर्ट्री में सिर्फ विजुअल चीज़ें ही नहीं होगी बल्कि समाज की भी चीज़ें होंगी, समाज की भी चीज़ें होंगी। समाज से मुराद क्या? ज़बान की लेबॉर्ट्री में फिर सिर्फ फ्लैश कार्ड ही नहीं होंगे, मैंने कहा समाज के भी आलात होंगे, ठीक है। उसमें नज़में हो सकती हैं, उसमें कहानियाँ हो सकती है, उसमें वीडियोस भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें ज़बान की लेबॉर्ट्री का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद समाज की अहमियत है कि ख़ास तौर पे जितने अच्छे मौक़े सुनने के मिलेंगे, ये सब जो टूल्स हैं, नात है, हमद है, तराने हैं, गज़लें हैं, शायरी है, कहानियाँ हैं, ये सब समाज की अहमियत के लिए हैं कि जितना अच्छा बच्चा सामे बनेगा वो उतना अच्छा बोल पाएगा, ठीक है। और ये ऐसी स्किल है जहाँ पर आप चारों महारतों को फ़रोग़ दे सकते हैं। कैसे? 4 महारतें कौन कौन सी हैं? लिखना, पढ़ना जी। तो ये जो समय लिसानी तरीक़ा है, ये बुनियादी जो महारत है सुनने की, वो उसको फ़रोग़ देता है। जितना अच्छा वो सुनेगा उतना अच्छा बोलेगा, जितना अच्छा बोलेगा उतना अच्छा पढ़ेगा, और फिर उसकी लिखने की महारत जो आखिरी महारत है वो भी उसकी इसी की वजह से डेवलप हो सकती है। इसलिए समय लिसानी तरीक़े को काफ़ी बड़ी अहमियत दी गई है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। उसके बाद अगला तरीक़ा आप देख रहे हैं गुफ्तगू का तरीक़ा, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच, गुफ्तगू का तरीक़ा। अब यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी गुफ्तगू के तरीक़े में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है दौरे हाजिर में, और इसी की वजह से हमने मादरी ज़ुबान को सीखी है, और इसी की वजह से हम दूसरी ज़ुबान भी सीख सकते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे इस तरीक़े में मौल्लिम का काम सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्हीलकार के तौर पर होता है। तहसीलकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैसिलिटेटर। तो इस गुफ्तगू के तरीक़े में मौल्लिम सिर्फ फैसिलिटेटर के तौर पर किरदार अदा करेगा, एक तहसीलकार के तौर पर अदा करेगा, जो सिर्फ रहनुमाई करेगा। मौजू का तयन जब आप किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो मौल्लिम एक रहनुमाई करेगा, कोई ना कोई एक टॉपिक दे देगा, ठीक है, गुफ्तगू के लिए, और वो दूसरी ज़ुबान में गुफ्तगू का आगाज़ किया जाता है। ज़बान अव्वल की तरह दूसरी ज़ुबान में भी गुफ्तगू के मौक़े यहाँ पर दिए जा सकते हैं। अगर आप दूसरी ज़ुबान सिखा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप मादरी ज़ुबान तो है ही आपकी, लेकिन आप इंग्लिश ज़ुबान भी सिखाना चाहते हैं या टारगेटेड लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, हदफ ज़ुबान सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या किए जाते हैं, एक टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक या फिर सिचुएशन। सिचुएशन से मुराद क्या कि लाइव आपको ऐसे हालात में ले जाया जाता है और उस पर लाइव आपको छोटे छोटे जुमले बातचीत का मौजू बनाकर आपको बोलने के मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश के स्पोकन में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आपको अल्फाज माने याद करवा कर आपको स्पोकन सिखाई जाती है? कैसे सिखाई जाती है? वहाँ पर ज़्यादातर टॉपिक देते और उस पर डिस्कशन करने लगाते, डिबेट होता, डिस्कशन होता। जी, ये उसी से रिलेटेड तरीक़ा है, उसी को कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं, गुफ्तगू का तरीक़ा होता है, ठीक है। एक तो टॉपिक दिए जा सकते हैं या फिर सिचुएशन दिया जाती है। सिचुएशन से मुराद वो आपको कहीं पर
इंटरव्यू के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं कि चलो आप बच्चों को आपने फ़लाँ डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेना है, फ़लाँ टीचर का इंटरव्यू आपने लेना है, फ़लाँ बड़े शख्स का इंटरव्यू लेना है। और उस इंटरव्यू में बच्चा छोटे छोटे आपकी जो टारगेटेड लैंग्वेज है, इंग्लिश अगर आपकी टारगेटेड लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में बच्चा उनसे सवालात करेगा, गुफ्तगू करने का उसको मौका मिलेगा। ठीक है, ये है असल में कम्युनिकेटिव अप्रोच या गुफ्तगू का तरीक़ा। समझ में आया? अगर मैं सवाल पूछूं कि ये ख़ास तौर पर कौन सी ज़ुबान के लिए मौजू है? दूसरी जुबान, दोनों जुबान, पहली और दूसरी जुबान, दोनों भी जबान में रहेगा ना सर? जी, दूसरी जबान में सीखेगा, लेकिन जो ने सोचेगा वो सारे क्वेश्चन से पहले प्लानिंग वो अपनी मादरी जबान में बनाएगा, बाद में ट्रांसलेट दूसरी जबान में करेगा। जी। मौलिम यहाँ पर फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहा है। अगर बीच बीच में गलतियाँ भी निकलती हैं तो मौलिम का काम रहेगा कि वो उसको दुरुस्त करे। ठीक है, यहाँ पर ग्रामर का कोई भी यहाँ पर क़वायद का उसूल का ध्यान नहीं रखा जाता। आज़ादाना तौर पर तुलबा यहाँ पर गुफ्तगू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला तरीक़े तदरीस ज़बान के लिए, लैंग्वेज टीचर के लिए, वो है साख्तियाती तरीक़ा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर मेथड। जी, स्ट्रक्चर मेथड या फिर साख्तियाती तरीक़ा। अब बताइए कि टॉपिक देखकर यानी कि हेडिंग देखकर आपको क्या लगता है कि मौलिम कैसे ज़बान सिखाएगा यहाँ पर? मॉडल के जरिए सेकंड आवाज़ जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताएगा, जो भी जबान इंग्लिश उर्दू जी, स्ट्रक्चर मतलब लैंग्वेज जो भी ग्रामर वगैरह ये सारी चीजों पर जाएगा धीरे-धीरे, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन जो भी अभी यूज़ कर रहे हैं। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं नुकात की शक्ल में साख्तियाती तरीक़े में मौलिम ख़ास तौर पर उसके स्ट्रक्चर से होता हुआ जाएगा। यानी कि हम जानते हैं कि ज़बान के पहले सबक में हमने पढ़ा था कि हर ज़बान की अपनी साख्त होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है। बेसाख्त वाली कोई ज़बान नहीं होती या वो मियारी ज़ुबान नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश ज़ुबान सिखाना है तो यहाँ पर पहले वो क्या सिखाएगा, हमने इस चीज़ को वहाँ पर देखे हैं, ऑफ़लाइन में भी या ऑनलाइन में भी क्लास हुई है। सूतियाती निज़ाम, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन। जी, और फोनेटिक्स। हाँ। ठीक है, फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन। ये जो स्वाद वाला सूद नज़र आ रहा है उसका मतलब होता है आवाज़। ठीक है, यस। सूतियाती निज़ाम से मुराद क्या है कि जहाँ पर आप बच्चों को प्री प्राइमरी स्टेजेस में आप देखेंगे तो वहाँ पर बच्चों को पहले आवाज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, फोनेटिक्स सिखाया जाता है। वो मशहूर पोएम आपने देखे हैं जो यूट्यूब पर आती है, ए इज़ फॉर एप्पल, देखिए आपने? यस, वही पढ़ाते हैं जी, स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है, काफ़ी मदद ली जाती है। तो वो जो पोएम है जो एक अंग्रेज़ लेडी टीचर उसको पढ़ाती है, तो उसका आप देखिए कि पूरा फोकस किस चीज़ पर होता है? फोनेटिक्स पर होता है, आवाज़ों पर होता है, ताकि बच्चे अल्फ़ाबेट देखकर उसके फोनेटिक्स को सीखें। ये साख्तियाती तरीक़े की सबसे पहली बुनियादी इकाई है कि आप बच्चों को ज़बान के फोनेटिक्स से, उसके साउंड से, उसके आवाज़ों से वाकिफ़ करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इल्म नहू। सर आवाज़ कट रही है जी, सर, वॉइस नहीं आ रही, सभी को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? पर आवाज़ नहीं आ रही, ब्रेक हो रही बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा। सर स्क्रीन नज़र नहीं आ रही अब। इल्म नहू में वावेल्स होंगे और इल्म सर्फ में कंसोनेंट होंगे, इतना डिफरेंस नहीं बताए थे हमने।
जब वहाँ पर आप अल्फाज का बनना होगा सर। जी जी, इंग्लिश में अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिए हैं तो आपने उसमें भी पढ़े होंगे। पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो आवाज़ें आपने सिखाई हैं, तो आवाज़ें किसकी हैं, किन अल्फाज की हैं, वो आप इनमें वो आवाज़ें किन हुर्फ की हैं, वो आप इल्म नहू में सिखाते हैं। ठीक है, और वही अल्फ़ाबेट से मिलकर लफ्ज़ बनता है। ठीक है, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स, उसे हम इल्म सर्फ कहते हैं। ठीक है, सूतियाती निज़ाम, उसको डिटेल में देखा है। अगर अभी भी आप भूल गए हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए जो हमने हैंड राइटिंग। बोल दीजिए। लेट मी टॉक प्लीज़। ओके जी, उसमें हमने आपको बताया था कि आप जब आवाज़ों का इल्म देते हैं बच्चों को तो हम उसे इल्म सूतियात कहते हैं। ठीक है, सूती निज़ाम कहते हैं। जब वो आवाज़ों को किन को दे रहे हैं, आप छोटे अल्फ़ाबेट्स जब बता रहे हैं, जैसे उर्दू में हुर्फ़ तहजी है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उसे हम इल्म नहू कहते हैं। ठीक है, और वही अल्फ़ाबेट से जब हम अल्फाज बनाते हैं तो हम उसे इल्म सर्फ कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे का याद है स्टेप्स किसी को साख्त में? सर आवाज़ बहुत स्लो हो गई। इसके आगे की स्टेप्स याद है किसी को? मानियात। जी, लिखे आपने? अगर आपके पास नोटबुक है तो ज़रा देखिए उसमें पेज पलटा कर। जी सर, लिखे जी बताइए। सर मानियात मतलब किस तरह से बात करना चाहिए, पैसा बाकी चीज़ें जो हम तरीक़े देख रहे हैं, तरीक़े के अंदर आपको बता दिया साख्ती तरीक़ा क्या है। उसके बाद आप उसकी राइटिंग पर आते हैं, उसके बाद जुमलों की तरतीब पर आते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का तरीक़ा सिखाते हैं, उसूल और क़वाइद सिखाते हैं, और फिर बुनियादी महारतें। ठीक है, बुनियादी महारतों में वही सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग से क्या मुराद है, कोई बताएगा? यस जी बताइए। कम्युनिटी दूसरी ज़बान क्या? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग सब सोसाइटी में जो समाजी ग्रुप बनाकर सीखना। यहाँ पर कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में मौलिम का जो किरदार है एक मुशीर की हैसियत से, यानी मशवरा देने वाले की हैसियत से यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आमोज़गार यानी कि जो कुछ भी लर्नर हैं। जी, आमोज़गार जो लर्नर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उस पर सीखने की ज़िम्मेदारी रहेगी। ये मुशीर भाई नहीं है, मशवरा देने वाले को मुशीर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। यस जी, तो अब यहाँ पर मौलिम की हैसियत बताई जा रही है कि मौलिम की हैसियत जो है एक मुशीर की रहेगी, मशवरा देने की रहेगी। ये स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा कि वो उसे क्या सीखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर छोटे छोटे टॉपिक्स का इंतखाब करना। पिछले तरीक़े में मौलिम टॉपिक दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक का इंतखाब करने की आज़ादी स्टूडेंट को रहेगी। ठीक है, कोई प्रोटेस्ट वाला टॉपिक है, ठीक है, या फिर रिज़र्वेशन है, या फिर आरक्षण जैसा अभी रिसेंट में चल रहा है। इस तरह के मौजू तलबा ख़ुद अपने आप से इंतखाब करेंगे, और वो भी ज़बान अव्वल में, जो उनकी ज़बान अव्वल है। ठीक है, और उसके बाद मौलिम ज़बान दुआ में, टारगेट लैंग्वेज में उन्हें दूसरे मौक़े फ़राहम करता है उस टॉपिक पर बात करने के लिए, और धीरे धीरे बच्चे ज़बान अव्वल से निकलकर ज़बान दुवम की तरफ शिफ्ट होते हैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर। समझ रहे हैं आप? ज़बान अव्वल से ज़बान दुवम की तरफ मुंतखब टॉपिक के ज़रिए ले जाया जाता है। ज़बान अव्वल से दुवम। इसे हम कहेंगे कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग।
इसी मेथड के अंदर तलबा ख़ुद तय करते हैं कि उन्हें क्या सीखना है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत तलबा ज़बान अव्वल में फ़राहम करते हैं, मौलिम इन्हें हदफ़ ज़बान में फ़राहम करता है। ठीक है, ये शुरुआत में हमने कहा कि तलबा ख़ुद इंतख़ाब करेंगे कि उन्हें कौन से टॉपिक पर बात करना है, कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करना है। फिर मौलिम उन्हें मदद करेगा कि आपने जो टॉपिक चुना है उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये कहते हैं। धीरे धीरे वो ज़बान अव्वल से गुफ्तगू करते हुए ज़बान दुआ में शिफ्ट होंगे। उसे हम कहेंगे कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। उसके बाद अगला टॉपिक है आपके सामने खामोश रद्द अमल। खामोश रद्द अमल को इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट वे। साइलेंट वे तलबा मरकूज़ हैं, चाइल्ड सेंटर मेथड है, जहाँ पर तलबा आपस में बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? आपस में बातचीत करते हैं। मौलिम यहाँ पर पिछले इसमें आपने देखे तस्हीलकार था, उसके बाद मुशीर था। अब यहाँ पर मौलिम एक माउन की हैसियत अदा करेगा, एक वसीले की हैसियत अदा करेगा। अब यहाँ पर बच्चे खामोशी से आपस में बातचीत के ज़रिए बिल्कुल इत्मीनान के साथ जो भी टारगेट लैंग्वेज है उसकी साख, उसके बारे में मौलिम उसको उनके ग्रुप को या फिर जो बच्चे आपस में जानना चाहते हैं उनकी रहनुमाई करेगा। सही तलफ़्फ़ुज़ पर मौलिम उनके ज़ोर देगा। ठीक है, मौलिम हमेशा मुतहरिक रहेगा लेकिन मौलिम खामोश रहेगा और ज़्यादातर जो आमोज़गार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बातचीत को फ़रोग़ देगा जो भी उसकी टारगेट लैंग्वेजेज हैं। पहले ओरल वर्क लिया जाता है, उसके बाद तहरीरी काम शुरू होता है। ठीक है, और बाद में तलबा ने कितनी उस जो सेशन चला खामोश रद्द अमल का, साइलेंट वे में जो कुछ भी ज़बान सीखने की कोशिश की गई है, जिस पर गुफ्तगू हुई है बच्चों के दरमियान, जिस पर मौलिम ने रहनुमाई की है, तो उस पर क्या सीखा है बच्चों ने एक टारगेटेड टाइम के अंदर, उसके बाद मौलिम क़दर पैमाई करेगा मुशाहिदे के ज़रिए कि कौन सा बच्चा क्या बात कर रहा है, कितने अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, तहरीरी सलाहियत उसकी कैसी है। इन चीज़ों को देखकर मौलिम मुशाहिदे के ज़रिए क़दर पैमाई करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि खामोश रद्द अमल या साइलेंट वे मेथड ये चाइल्ड सेंटर मेथड है। ठीक है, जहाँ पर भी मौलिम खामोश हो जाता है, बच्चों को आज़ादी दी जाती है, वो चाइल्ड सेंटर मेथड में शुमार होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है आपके सामने मजमूई रद्द अमल। अभी वाला जो देखिए आपने उसका नाम था खामोश रद्द अमल, अब इसका नाम है मजमूई रद्द अमल। मजमूई रद्द अमल का जो तरीक़ा है वो जेम्स एशर के ज़रिए मुतारुफ़ किया हुआ है। इसे इंग्लिश में कहते हैं टोटल फ़िज़िकल रिस्पॉन्स। ठीक है, टोटल फ़िज़िकल रिस्पॉन्स। अब नाम से आप जान सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होगी। आमूज़िश के लिए ज़रूरी है कि तलबा हर तरह से कमरे जमात में मौजूद रहें। ये जुमले का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? इसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली भी वो वहीं पर प्रेजेंट रहे। मतलब हर चीज़ में मतलब टीचर जो भी बात करेगा उस पर रिएक्ट भी करे, जवाब भी दे और शामिल भी रहे। बिल्कुल सही है। तो ये जो जेम्स एशर थे वो उनका कहना भी यही था कि अगर तलबा की आमूज़िश कराना है, लर्निंग कराना है, तो ये तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो फ़िज़िकली और मेंटली क्लासरूम में शामिल रहें। और इस तरीके के ज़रिए मौलिम क्या करता है, जो भी उसकी पहले टारगेट लैंग्वेज है उसका मॉडल पेश करके तफ़हीम पैदा करता है, यानी कि वो उस ज़बान में बात करके बताएगा, उस ज़बान में मोहियज की तब्दीली के ज़रिए कुछ ना कोई डायलॉग्स करेगा, मुकालमा करेगा और
तलबा को उसमें तफ़हीम करने की कोशिश करेगा। और जो मौलिम की बातें हैं, मौलिम का डिस्कशन है, उसकी जो हिदायत है, जो कुछ भी उसने मॉडल के अंदर ज़बान का जो मॉडल पेश किया, उस हिदायत का बच्चे क्या करेंगे, गैर लफ्ज़ी तौर पर, गैर लफ्ज़ी यानी कि अल्फाज का इस्तेमाल किए बग़ैर अपने जिस्मानी हरकत से जवाब देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई बताएगा? बग़ैर लफ्ज़ों के ज़रिए मौलिम को कैसे रिस्पॉन्स देंगे बच्चे? लफ्ज़ों बग़ैर अल्फाज के मौलिम को रिप्लाई कैसे करेंगे? हाथ के सारे फेस एक्सप्रेशन से जी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर समोसा बताए तो बच्चे मतलब ये ट्रायंगल के शेप में हाथ के इशारे से भी बता सकते बच्चे। जी, हाँ कहेंगे, ना कहेंगे, यस सर कहेंगे, नो सर कहेंगे, डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है, छोटा बड़ा ये सब चीज़ें मौलिम की पूछे के सवालों का जवाब बच्चे क्या करेंगे, अल्फाज की बजाय अपने जिस्मानी आज़ा का इस्तेमाल करते हुए बताएंगे। ठीक है, उसके बाद वो शिफ्ट होंगे ज़बान के ऊपर। ठीक है, यानी पहले वो समात के ऊपर गौर करेंगे, पहले वो गौर से सुनेंगे, मौलिम पहले समात के ज़रिए उनसे फ़ायदा उठाएगा और उसके बाद फिर बोलने पर, उसके बाद तहरीर पर, उसके बाद क़वायद पर आएंगे। समझ में आया? तो बस इतना याद रखना है, ये अल्फाज को देखिए, मजमूई तबई रद्द अमल, तबई यानी फ़िज़िकल। ठीक है, तो समझ जाने का तबई रद्द अमल यानी जिसमें बच्चा अपने हरकत और सकनात के ज़रिए मौलिम को रिप्लाई करता है, रद्द अमल देता है। ओके, ठीक है, समझ में आए? कौन कौन से तरीक़े हमने देखे हैं, ज़रा बताइए कोई एक मिनट रखिए। पहले देखें हम तदरीस ज़बान के उसूल देखें, जिसमें ज़बान का इस्तेमाल देखें, ज़बान की आमोजिश की पेडागोजी देखें, फिर उसमें फिर हमने देखे कि तदरीस ज़बान के उसूल के तरीक़े क्या है, तरीक़े उसमें उसूल देखें, मुकम्मिल जुज़, मुस्तखराजी, मखरून, मुजर्रिद के तरीक़े, और फिर ज़बान का तालिब इल्म किस तरह से इस्तेमाल करता है, ज़बान का पसंद होना ज़रूरी है, मुहर्रिकात के ज़रिए तदरीस, फिर ज़बान के कसीर लिसानी की कबूल करने की सलाहियत होनी चाहिए, फिक्री तरीक़ा देखे हमने उसमें, फिर उसमें समई लिसानी तरीक़ा भी देखे, साख्तियाती तरीक़ा देखे, गुफ्तगू का तरीक़ा, लेबोरेटरी तरीक़ा, सॉरी बुलंद खानी समय लिसानी में है लेबोरेटरी का तरीका, फिर कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग देखे, खामोश रद्द अमल, मजमूई रद्द अमल और हाँ लास्ट तक। ठीक है, और एक जदीद तरीक़ा भी है जो आपको किताब में मिल जाएगा, उसका नाम है खदीम तरीका। किसको बोलेंगे जी? खदीम तरीका, कदीम तरीक़ा, बयानिया तरीक़ा, पुराना बयानिया, आमतौर पर बयानिया तरीक़े को कदीम तरीक़ा। ठीक है, और एक तरीक़ा जो आपको किताब में पढ़ने को मिलेगा वो है तामीरियत का तरीक़ा। तामीरियत का तरीक़ा यानी जो हम CDP में पढ़े हैं जिनके बारे में। कौन है तामीरियत पसंद? जी, पियाजे और वाइगोत्स्की का जो तरीक़ा है वो तामीरियत पसंद नज़रिया कहलाता है, तामीरियत पसंद उसूल कहलाता है, जहाँ पर किस चीज़ के डेवलपमेंट की बात होगी? सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जी, दोनों चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होगी, कॉग्निटिव भी और ख़ास तौर पे सोशल इन्वायरमेंट की भी। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट में वहाँ पर मौलिम के किरदार की बड़ी अहमियत देखी जाएगी। पियाजे के वहाँ पर जब पियाजे की बात की जाएगी तो वहाँ पर वफ़ूक़ी यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाएगी। पियाजे ने ख़ास तौर पर बच्चे को एक डिस्कवरर के तौर पर माना है कि आपको ऐसे तरीक़े इख्तियार करना है कि बच्चे को मुतहरिक करना है, उसको डिस्कवरर बनाना है। ठीक है, दूसरी तरफ वाइगोत्स्की ने मौलिम के किरदार को एक फैसिलिटेटर के तौर पर देखा है।
जो तलबा को इल्म की तामीर के लिए उकसाएगा, जो इल्म की तामीर करने में मदद करेगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम इंशाल्लाह देखेंगे और मज़ीद। जदीद तरीका किसको बोलेंगे? जी, जदीद तरीक़ा एक नहीं है। जदीद तरीक़ों में काफ़ी नए तरीक़े हैं जो आपने देखे हैं अभी। सिर्फ इतना याद हम ये कह सकते हैं हमारी स्टडी के मुताबिक कि कदीम तरीक़ा बयानिया तरीक़े को समझा जाता है। ठीक है, ठीक है। जदीद तरीक़ों में जदीद वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। और तामीराती जो नज़र अंदाज़ है हम उसको इंशाल्लाह और आगे देखेंगे। उसके 5 मॉडल हैं, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.